हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख चुका होगा अभी तक टाइटल के अंदर कि अभी हम बात करने वाले हैं आपका जो बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा हुई थी, आपके साइकोलॉजी, आपके मनोविज्ञान की, उसका आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र आ चुका है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है कि किस प्रकार से सवाल आए थे, कैसे कैसे सवाल थे, क्या आपसे बने, क्या आपसे नहीं बने, ठीक है, कहाँ कहाँ पर करेक्शन वगैरह होगा, वो सब बात भी करेंगे हम आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, जब आपको समय दिया जाएगा आपको चैलेंज करने के लिए, तो वहां पे बताया जाएगा और क्या क्या चीजें आपको न्यू देखने मिली, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको रिपीट हुई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर धैर्य पूर्वक तरीके से। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक कहाँ थे आप, इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अभी के अभी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे आपको यहाँ पर बीच बीच में। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कमर कस लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी लोग ने, एक बात और यहाँ पर कि आप सभी लोग को बहुत 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 बधाई यहाँ पर कि आप लोग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि बाकी लोगों को क्या कर दिया आपने, बाकी लोगों को आपने आउट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस से दूसरे लोग क्या होगा यहाँ पर, दूसरे लोग बाहर का रास्ता देख सकते हैं मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने इस पीजीटी की परीक्षा को दिया था उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपीयर हुए थे उन सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी कामना है। कोई भी इस पीजीटी की आपकी टीआरई 2.0 के अंदर कोई भी इस पोस्ट से वंचित ना रह जाए। ठीक है, उसको आगे इंतजार ना करना पड़े, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, लेकिन किन लोगों को, जिनके 39 नंबर के ऊपर है। ठीक है, उन लोगों के साथ जिनके साथ 39 कंप्लीट सहानुभूति है, जिन्होंने 39 के ऊपर स्कोर किया है या 39 भी इवन स्कोर किया है। ठीक है, उनके साथ यहाँ पे फुल सहानुभूति है यहाँ पर कि आपको 39 के ऊपर अगर आपने स्कोर किया है तो आपको यहाँ पर पीजीटी के अंदर आपका जरूर 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 आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट, फुल यहाँ पे आपके लिए लक हम बोलेंगे कि आपकी पूरी किस्मत आपकी साथ दे जाए इस बार और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जिनका भी 39 के ऊपर आया है। एंड बात करें जिनका 39 के नीचे आया है तो उनके लिए देखिए हार्ड लक, चलिए कोई बात नहीं, आगे आपके पास जो भी समय आएगा, ठीक है, उसमें आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड आगे के लिए अपने जो नए रास्ते हैं वहां पर खोज सकते हैं। ठीक है, मे भी, लेकिन देखना होगा एक फैक्टर कि क्या अगर बीपीएससी आप लोग के पास ऐसा नहीं है, मौका नहीं है, आप लोग के पास तब मौका है जब बीपीएससी क्या कर दे, अपना प्रीवियस कट डाउन से और लो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है कि अगर उन्होंने 39 को छोड़ के 36 ले लिया तब आपका हो सकता है कुछ। ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में 0.1% केस में बीपीएससी है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको कहा गया था कि 99% वो सवाल नहीं पूछने वाले हैं और वही सवाल उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपका बीपीएससी जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं पूछता है और उल्टा ही कुछ कर देता है। ठीक है, तो आप रेडी रहें यहाँ पर कट ऑफ वगैरह के लिए, आप जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं या जो भी आपकी जो चिंता का विषय है। ठीक है, 39 के ऊपर अगर आप हैं तो आप मान के चलिए आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। ठीक है, लेकिन केवल अच्छी थी। बात करेंगे अब उनके बारे में जिन्होंने कितना किया है, जिन्होंने किया है 48 के ऊपर। ठीक है, 48 देखिए, 48 क्यों बोल रहे हैं, आपका पेपर कितने मार्क्स का हुआ था, आपका पेपर हुआ था 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स में से आपको कुछ प्रतिशत होते हैं, 40 या 50%, नॉट 50%, कुछ तो ही परसेंट होते हैं वहां पे, उतने आपको यहाँ पर 48 मार्क्स लाने चाहिए थे। ठीक है, 48 मार्क्स अगर आप लेके आते तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन, मतलब ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग जो होता है वो है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर जिनके आए हैं उनके बहुत 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 उनके जो है हाई चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 48 के ऊपर जिनके आ रहे हैं और वो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, 48 के ऊपर आ रहा है तो बड़े ही आराम से हो जाएगा। इसी के साथ जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर 48 मार्क्स, ठीक है, उसमें आपकी कौन सी कैटेगरी है, अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अनरिजर्व के बॉयज फीमेल्स को यहाँ पर आपको कितना लाना रहता है, आपको यहाँ पर 48 लाना रहता है मिनिमम। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका मिनिमम इतना आया है तो आप अपने आप को एक साउंड पोजीशन में समझ सकते हैं दूसरों की अपेक्षा। ठीक है, अब बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, बाकी के 2000 लोगों ने कैसा किया, वो आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं, ना ही आप किसी के पास है, ये तो केवल बीपीएससी के पास है। लेकिन अगर आप 48 या 48 के ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके बहुत बहुत साउंड चांसेस हैं, है ना, आपने जो स्टिमुलस है ये बहुत हार्ड हिट किया है वहां पर जाकर। ठीक है, और आपके यहाँ पर पूर्णतः चांसेस बनते हैं कि आपको इस बार सिलेक्शन होने की आपकी पूरी पूरी यहाँ पर उम्मीद ऐसी लग रही है। ठीक है, और हमारी इच्छा तो है कि 39 वालों का भी हो, 48 का क्यों हो, 39 वालों का भी हो, इन्होंने भी मेहनत की है। पेपर थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्ट कह सकते हैं, 10%
टू 20% आपका डिफिकल्ट, बाकी जो 40 से 60% था वो आपका कितना है, वो आपका ये इजी फेज में ही गिरेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 39 48 तो आपको यहाँ पर स्कोर करते बनना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका 39 हम तो चाहते हैं सभी का हो जाए, जिनके 2 नंबर भी आए उनका भी हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो संज्ञान पूर्वक बातें करते हुए यहाँ पर हम बात बोलेंगे कि 48 के ऊपर जिनका आया है उनके बहुत साउंड चांसेस हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। दिस इंप्लाइज दैट इज कि अगर आप यहाँ पर अन्य किसी भी कैटेगरी से हैं, आपकी बीसी है, आपकी ईबीसी है, आपकी ओबीसी है, ठीक है, या आपकी फीमेल है, जो भी आपकी अन्य कैटेगरी है उसमें अगर आपके यहाँ पर 48 के ऊपर आ रहे हैं तो भी यहाँ पर आपके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बहुत प्रबल है। ठीक है, आपके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बहुत प्रबल है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने 48 के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनरिजर्व के लिए उन्होंने 48 बेंचमार्क सेट किया हुआ है, तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं और 48 के ऊपर ला रहे हैं तो आपके इनसे भी ऊपर यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि आपका यहाँ पर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सारी सारी चीजें हैं क्या है, ये केवल अजम्पशंस हैं। ठीक है, अजम्पशंस है, ऐसा केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कह रहा है, ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, संभावना है कि ये सही भी हो जाए, संभावना है कि ये गलत भी हो जाए, सॉरी संभावना है कि गलत भी हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आपने अगर 48 लाया तो आप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 48 के ऊपर जिनका भी आया है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जो 39 टू 48 के बेंचमार्क में है, यहाँ पर इस रेंज में है, उन्होंने थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ी सी कमी रह गई उनकी, कुछ चीजें उनकी जो नहीं बनी, अभी देखेंगे पेपर में क्या है। और एक और बात यहाँ पर आप लोग के लिए सरप्राइज नंबर 1 वो क्या है कि आपके जो भी मार्क्स हैं इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी जो आंसर की है इसमें काफी सारी चीजें गलत हैं, सॉरी आपकी काफी सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो बात करेंगे हम आने वाले वीडियोस के अंदर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर, आपको देखिए कट ऑफ का आपको जनरल आइडिया दे दिया गया है, तो आप लोग ने जिस प्रकार से भी कमेंट किया है उस हिसाब से आप सभी का होना चाहिए, लेकिन 48 के ऊपर अगर आप हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, यहाँ देखिए बात करें TRE 1.0 के अंदर, TRE 1.0 के अंदर उन्होंने रखा था 39। ठीक है, और यहाँ पे TRE 2.0 के अंदर कितना कट ऑफ रखते हैं वो यहाँ पर देखने लायक होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको हम सभी को ज्ञात है कि यहाँ पे ये जो शिप है, ये जो जहाज है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, जहाज बहुत बड़ा है और इसमें बैठने वाले लोग क्या है वो है कम। ठीक है, मतलब सीटें बहुत ज्यादा है और करने वाले यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, तो जो भी इस बाउंड्री को, इस रेखा को पार करेगा उसको यहाँ पर इस शिप में बैठने का मौका मिलेगा। तो वो शिप के बैठने के लिए क्या मापदंड, क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं वो देखना यहाँ पर रोचक होगा। ठीक है, हो सकता है वो 48 के साथ जाए, 39 के साथ जाए, ऐसी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट अगर लोगों ने परफॉर्म ही नहीं किया होगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने 50-55 भी किया है, 60 भी किया है, 65 भी किया होगा, है ना, इस रेंज में भी बच्चे हैं, तो बहुत लाइकली चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के बीच में आपको कुछ देखने मिल सकता है। ठीक है, उसमें एक और मसला यहाँ पर यह है कि आपको पिछली बार तो क्या किया था उन्होंने 39 के ऊपर, आप कोई भी कैटेगरी से हो उससे मतलब नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी कैटेगरी से आप इन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या 48 को ऐसा ही सेट कर रहे हैं कि आपको 48 अगर ऐसा होगा कि एक नंबर रखा है और उसके ऊपर आने चाहिए तो फिर ये 48 नहीं जाएगा, बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो 40 42 43 ऐसा कुछ रख सकते हैं, इसके आसपास 44, मतलब 39 से 48 के बीच में कुछ हो सकता है ना, अगर एक ही नंबर रखेंगे इन सब कैटेगरी के लिए, अगर वो अलग अलग कट ऑफ जारी करना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, एंड अगर उनकी इच्छा होगी अलग अलग कट ऑफ देने की तो वो जो उनका पुराना मापदंड था यहाँ पर कि 48 अनरिजर्व के लिए, है ना, और हर कैटेगरी वाइज आपका जो है वो अलग अलग उन्होंने देके रखा है, तो उतने आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा कि आपका जो भी मार्क्स आ रहे हैं अभी फिलहाल, उसको आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके देख लीजिएगा कि आप उस परसेंट में आपकी जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर आपके मार्क्स है या नहीं। मान के चलिए अगर SC कैटेगरी में आपको मान के चलिए 42 मार्क्स पासिंग है। ठीक है, 42 मार्क्स में आपकी न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी बोली गई, आपको 42 तो लाने ही होंगे, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 42 के ऊपर आ रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 48 अनरिजर्व के लिए स्टैटिक रहेगा, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपके 48 आ रहे हैं, 48 के ऊपर आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पर गुड चांसेस है। ठीक है, आपके बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अधिकतर बच्चे कहाँ देखने मिलेंगे, अधिकतर बच्चे आपको वही 30 से 39 48 ये रेंज में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आपको देखने मिलेंगे। एक सवाल भी आया था मीन मीडियन मोड वाला। ठीक है, तो आपको इस रेंज में देखने मिलेंगे और कुछ बच्चे आपको 48 टू 60 वाले रेंज में भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कट ऑफ होगा ये जस्ट अजम्पशन है, ये सरासर पूरी तरह गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर
शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और हो सकता है ये सही भी हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आगे रिलीज करते हैं वो, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको जनरल आइडिया हो गया कि आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में जाके आपका जो भी मार्क्स आया है उसको देख लेंगे कि आपकी कैटेगरी में आपका कितना दिया हुआ है, कितने परसेंटेज दिया हुआ है, उसको निकालेंगे आप 120 से एंड जो भी होगा वहां पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझ सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस बीपीएससी कुछ वेगली एकदम कहीं से नया कट ऑफ लेके नहीं आता है तो। लेकिन हम तो चाहते हैं वो कुछ ऐसा सेट कर दें यहाँ पर जिसमें आप सभी का फायदा हो कि वो 40 या 42 या ऐसे कुछ नंबर वो सेट कर दें, ठीक है, कि इसके ऊपर जिसका आया हो, क्योंकि सीटें देखिए बहुत भरमार पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सीटें इतनी सारी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसा वो करना चाहे वैसा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 40-42 के आसपास इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि ये भी आपका 50% हो रहा है 120 में से, मतलब 80 में से हो रहा है वैसे ये, है ना, हम साइकोलॉजी की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर दोनों पेपर हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखने योग्य बातें होंगी, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं, चलिए, जिसका आप सभी वेट कर रहे थे, हम करेंगे यहाँ पर अभी आपका पेपर का एनालिसिस, ठीक है। और एक बात यहाँ बता दीजिए, देखिए एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई है तो आज आ जाएगी, और पहले से आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए किन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, स्कोर किन का इंक्रीज है ड्रास्टिकली, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से की है, ठीक है। जिन भी लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से की है, जो हमारे साथ फाउंडेशन बैच में थे, ठीक है, उनको भी एनसीईआरटी अच्छे से बताया गया था, करनी है, ठीक है, उन्होंने की। प्लस आपके जो मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट से भी बताया गया कि आपके सवाल फंसे हैं यहाँ पर, ठीक है, मॉक टेस्ट से सवाल फंसे हैं, प्लस आपका जो स्पेशल वीडियोस बने थे, है ना, उनसे भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिला है, ठीक है। एंड फिर आपका यहाँ पर जो था, जो आपके फ्री वीडियोस आए थे, है ना, लेक्चर के 2 दिन पहले, ठीक है, उनसे भी आपको जो है एक्शन पोटेंशियल वगैरह वो सब बातें हैं, वहां पे एक लेक्चर में यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया गया था, और जो कि आपको लग रहा था कि ये नहीं आएगा, और उस प्रकार की बातें आपको पेपर में देखने मिली, होश उड़े चैन उड़ा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर एक पुस्तक जो आपके बीपीएससी पीजीटी के लिए काफी है, वो कौन सी है, वो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन समय बदलेगा, समय के साथ साथ इसकी महत्वता भी कम होती जाएगी, तो इसलिए अगर आपने 2.0 में निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 3.0 में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप करने वाले हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से फोकस देंगे किसके ऊपर, केवल और केवल आप देंगे फोकस एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको आने वाले वीडियोस के अंदर किस प्रकार से एनसीईआरटी में कहाँ से क्या सवाल पूछे गए थे, क्या सारी चीजें थी, है ना। जिन भी लोग को लग रहा था कि हम जो है महंगा महंगा कोर्स कर लें और उससे हम पास हो जाएंगे, तो उनकी जो है यहाँ पर खटिया खड़ी हो चुकी है, ठीक है। जिन भी लोगों ने कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो किया था आग बंद करके, है ना, एक बिलीफ भी जरूरी होता है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो किया, 2 बार 3 बार पढ़ा मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर उत्तर निकालने में आसानी हुई होगी, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी अच्छे से या नहीं, है ना। बहुत ही रेयर केस में होगा कि जीएस के में किसी ने ज्यादा अच्छा स्कोर कर दिया, उनका स्कोर हाई हो गया। मेनली कहाँ फर्क पड़ा, मेनली फर्क पड़ा यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी को हल्के में लिया वो अभी हल्के में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इसको भारी माना कि हाँ अच्छी चीज है, ठीक है, अच्छी चीज है ही वैसे तो, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। और उसी के साथ हम बात करें, यहाँ पर चलते हैं पेपर के ऊपर। चलिए, तो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सवाल नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट रोल डू कॉग्निटिव मैप्स प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। दे आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फिजिकल लोकेशंस, दे आर फिजिकल मैप्स यूज्ड टू नेविगेट इन द एनवायरनमेंट, दे आर क्यूज दैट ट्रिगर कंडीशन रिस्पॉन्सेस मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर कहाँ से उठाया गया है, आपके टॉलमैन के कॉग्निटिव मैप से सवाल उठाया गया है। क्या ये एनसीईआरटी में था? यस, नंबर 1 पहला ही सवाल आपको देखने मिल रहा है, कहाँ से, आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी जिंदाबाद बीपीएससी पीजीटी के लिए, और यूजीसी नेट के लिए भी, वो भी दिखा दिया है इस बार यहाँ पर, ठीक है, कि यूजीसी नेट में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड सवाल मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो सब खैर नेट के बच्चों के लिए काम की बात है। यहाँ पे बात करेंगे आपके लिए, देखिए 71 नंबर का सवाल, इन्होंने क्या आंसर दिया है, आपका दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, व्हाट आर दे आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फिजिकल लोकेशन। चलिए यहाँ देखिए, टॉलमैन के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक मानचित्र सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे, वे भौतिक स्थानों के मानसिक प्रतिनिधित्व हैं, वे पर्यावरण में नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक मानचित्र हैं। क्या आपने कभी ऐसा मानचित्र लेके घूमे हैं आप रास्ते पे? वे ऐसे संकेत हैं जो अनुकूलित प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। अच्छा, मतलब टॉलमैन जी अब किसकी बात करेंगे? अनुकूलन की बात करेंगे। पावलोव और ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले कम पड़ गए थे, जो अब यहाँ पर अनुकूलन की बात करने वाले हैं, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या दिया है आपका? राइट आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1, वे भौतिक स्थानों के मानसिक प्रतिनिधित्व है,
ठीक है। जैसे याद करिए, क्या याद करेंगे आप? अपना एग्जाम हॉल याद करिए, आप कहाँ बैठे थे, कैसी कुर्सी थी, या कुर्सी हिल रही थी, या कुर्सी क्या हो रहा था, ठंडी में आपने कौन से कपड़े पहन के गए थे, कौन से रास्ते से आप गए थे। तो क्या करते हैं, इस प्रकार से आपने क्या किया, ना तो कोई फिजिकल चीज यहाँ पे मौजूद है कि आपके हाथ में पूरा मैप है, गूगल मैप खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वहां पर उस फिजिकल लोकेशन तक पहुंच जाते हैं ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है आपका कॉग्निटिव मैप, ठीक है। अब लग रहा होगा कि कहाँ से सवाल आ गया, ये सवाल आपके एनसीईआरटी से था, ठीक है। आई नो आपको मजा नहीं आ रहा होगा यहाँ पर अभी, तो चलिए यहाँ देखिए चैप्टर 6 लर्निंग, एक नजर यहाँ घुमाइए। इंस्टीड द रेड्स डेवलप्ड अ कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज, अ मेंटल, दैट इज, ये अभी दिखाया था आपको, आईई इसका मतलब होता है दैट इज a mental representation of the spatial locations and directions which they needed to reach their goal. A mental representation of the spatial locations. पढ़िए इसको, दे आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, स्पाटियाल को बस उन्होंने फिजिकल कर दिया, यहाँ पे एक जैसी ही बात है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना लगाना होगा, कॉमन सेंस है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बीपीएससी ने इसको करेक्ट आंसर बोला है। वो क्या है, वो हमारे संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होता है, हमारा जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ जो आप देख रहे हैं बाजू में सवाल, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोक्यूलर क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। गहनता प्रत्यक्षण की बात जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर आपके मोनोक्यूलर क्यू, एक रेखीय परिप्रेक्ष्य संकेत कौन से होते हैं वो बात कर रहे हैं। कन्वर्जेंस दिया है, रेटिनल डिस्पैरिटी दिया है, लीनियर पर्सपेक्टिव दिया है, डी दिया है, ई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर देखने से पहले चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले सवाल नंबर 73 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा गहराई धारणा के लिए एक, क्या लिखा हुआ है, एक कोशिकीय संकेत का उदाहरण है, ठीक है। अभिसरण, रेटिनल असमानता, रेखीय परिदृश्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर इन्होंने दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है। लीनियर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपके मोनोक्यूलर क्यू के बारे में, है ना। एक नेत्रीय संकेत, एक कोशिकीय लिख दिया है, खैर यहाँ पे गलती थोड़ी सी है ना, एक कोशिकीय जगह एक नेत्रीय लिखा होता तो थोड़ा अच्छा रहता। एक नेत्रीय संकेत का उदाहरण है। अभिसरण और रेटिनल असमानता ये दोनों नहीं है। अगर आपने इसका आंसर सी मार्क नहीं किया है, अगर आपने इसका आंसर और कुछ भी मार्क किया है, तो गलती किसकी है इसमें, आपकी आपकी गलती है इसमें 100%, ठीक है। होंगे कुछ लोग ऐसे महानुभाव जिन्होंने इसको भी गलत किया होगा, जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक है। ऐसी चूक आपको जो है एक एक नंबर पीछे लेके जाती है, ठीक है। डी भी मार्क किया है तो भी आप जो है गलत मार्क पर है, ये भी मार्क किया है तो आप जो है गलत मार्क पर है। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका रेखीय परिदृश्य, यानी कि आपका लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है। बताया था आपको कि बाइनोक्यूलर मतलब दो आंख से देखने वाला, इसके अंदर केवल दो आते हैं, दो कौन से हैं आपके, वो एक आपका कन्वर्जेंस और आपका रेटिनल डिस्पैरिटी, ठीक है। अभिसरण और ये जो दोनों हैं, ये क्या है, ये आपके बाइनोक्यूलर क्यूज है, ठीक है। बाइनोक्यूलर क्यूज है आपके, और ये कौन सा है, ये आपका है लीनियर पर्सपेक्टिव, यानी कि ये आपका मोनोक्यूलर क्यू होता है, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी, रेखीय परिदृश्य के बारे में। चलिए उसके बाद देखिए, स्टार सवाल है तो स्टार सवाल हो सकता है पीजीटी 3.4 के अंदर भी पूछ देंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए इसके लिए। एक नंबर देखिए आपको फ्री में मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सरासर आपको फ्री में मिला हुआ है, जिस प्रकार से बिजली फ्री में नहीं मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से बिजली आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम बात करेंगे आपका फ्री वाला सवाल, स्टार मार्क सवाल आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 50 वर्ष आपकी आयु है, 20 वर्ष आपकी मानसिक आयु है, डिवाइड करके इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। हमको नहीं आता, प्लीज इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर इस सवाल को किसी ने अगर सही नॉलेज से किसी ने अगर इस्तेमाल करके हुए किसी ने अगर इसको किया है, ठीक है, उनको मालूम है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी ने किया है तो अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इस सवाल के लिए अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मिल जाएगा आपको, बीपीएससी को एक नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद बात करें यहाँ पर आगे आगे देखते हैं आपका आगे। ये देखिए, ये सवाल देखिए, मैच द कंसेप्ट इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये सवाल देखिए कहाँ मिला आपको, ऊपर वाला सवाल तो देखिए, अभी तक आपने 3 सवाल देखे और तीनों के तीनों ही सवाल क्या है आपको पहले से मालूम थे। अब यहाँ 3 सवाल देखिए, ये जो 3 सवाल है, एक था आपका कहाँ से, एक था आपका चैप्टर नंबर 6 से पूछा है, लिखा हुआ है। एक है आपका चैप्टर नंबर 5 सेंसेशन अटेंशन से पूछा हुआ है। 2 सवाल तो ये हो गए। एक सवाल आपको कहाँ से था, एक सवाल था आपका आईक्यू वाला सवाल, जो आपको पहले से बताया हुआ है करना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। ये है आपका, तो देखिए 3 सवाल आपको ऑलरेडी बड़ी आसानी से आपको 3 मार्क्स के तो ऊपर आप आ चुके हैं। 3 मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए साइकोलॉजी पेपर 2 के अंदर, ठीक है। अभी हमने केवल 3 ही सवाल देखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये जो चौथा सवाल देखने वाले हैं, ये भी कहाँ से है, ये भी आपका वही चैप्टर नंबर 5 से आपको अगेन मिलेगा, सेंसेशन से, और उन्होंने कुछ थोड़ा सा मिक्स किया है यहाँ पे आपकी सोशल साइकोलॉजी के साथ भी, ठीक है।
तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर क्या सारी चीजें हैं। लेकिन ये सवाल भी कहाँ मिलेगा आपको, जो अगला देखने वाले हैं वो भी आपकी एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए पूछा गया है आपसे प्रॉक्सिमिटी के बारे में, आपसे पूछा है सिमिलैरिटी के बारे में। ये दोनों अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो किसके नियम होते हैं, ये होते हैं आपके गेस्टाल्ट के नियम। आपको केवल मैच करना था इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की बात की गई है और नीचे आपका रेसिप्रोकल लाइकिंग की बात की गई है। ये आपका थोड़ा सा कहाँ पे आता है, ये आता है आपका जहाँ पर आप दूसरों के प्रति किस प्रकार से आप जो है इससे इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते हैं, किसी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए प्रॉक्सिमिटी मतलब भाई हो क्या रहा है, द टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर ज्योग्राफिकली क्लोज टू अस, द आइडिया दैट पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू दोज हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। सिमिलैरिटी की बात है मतलब समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। समानता, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये सेम मैच होगा। फिर देखिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है सही आंसर है। ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 एंड डी के साथ 4। द परसेप्शन दैट फिजिकली अट्रैक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर अपीलिंग एज पोटेंशियल पार्टनर्स, एंड ये जो है आपका द म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपका रेसिप्रोकल लाइकिंग वाला, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका सही दिया हुआ है इसको ऑप्शन नंबर बी, A1, B2, C3 एंड D4, ठीक है। ये जो है आपका, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ये। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है कौन सी चीज, एनसीईआरटी, तो आपको ये सवाल बड़ी आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ वहां आपने कुछ भी किया है तो आपको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए निकटता की बात कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति जो भौगोलिक रूप से करीब, हमारे करीब होते हैं, ठीक है। समानता, देखिए यह विचार कि लोग उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो समान रुचियां, समानता B2 आराम से मैच हो रहा है। तो यहाँ देखिए यह धारणा कि शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति, शारीरिक आकर्षण दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये भी एक इजी सवाल है, बनना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की यहाँ पर, ये सवाल। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामाजिक सुविधा की ओर ले जाने की अधिक संभावना देती है। एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है, एक पेशेवर पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने प्रदर्शन कर रहा है, एक छात्र एक शांत कमरे में अकेले चुनौतीपूर्ण गणित की परीक्षा दे रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका हैशटैग सवाल, ठीक है। इसको देखेंगे बाद में यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका हैशटैग सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में इन्होंने क्या गड़बड़ी की है, क्या इन्होंने अच्छा किया है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए ये सवाल भी सोशल फैसिलिटेशन का कहाँ से है, आपकी एनसीईआरटी से है। सामाजिक सुविधा की जो बात है वो भी आपकी एनसीईआरटी से है, ठीक है। ओके, अब देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पर, देखिए सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले सामान्य प्रकार का सामाजिक तनाव क्या है। सांस्कृतिक तनाव है, आर्थिक तनाव है, वर्ग तनाव है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वर्ग तनाव के बारे में, ठीक है। वर्ग तनाव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज मोर लाइकली टू लीड टू सोशल फैसिलिटेशन, है ना, हमारा सामाजिक प्रभावीकरण, सोशल फैसिलिटेशन हमारा कब होता है, A B C D, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर जो है गलती कर दी है, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला सवाल है, व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ सोशल टेंशन दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा सामान्य प्रकार का आपका सोशल टेंशन है जो अराइज होता है, आपके डिफरेंसेस किस कारण से होते हैं, सोशल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं या फिर आपके पॉलिटिकल होते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे आपका क्लास टेंशन। अब अगला सवाल देखिए 77 नंबर का, इन द इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ठीक है। इन्होंने ये जो है आपका आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आपको एकदम से पूछ लिया है, ठीक है। कहीं से कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पे आपसे पूछ लिया है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के बारे में, ELM मॉडल के बारे में आपको नाम भी दिया है ELM, वाह क्या नाम है। व्हाट फैक्टर डिटरमाइंस वेदर द सेंट्रल और पेरिफेरल रूट टू परसुएशन इज यूज्ड, ठीक है। परसुएशन की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। परसुएशन में आपको यहाँ पर ये चीजें आपको मिलेंगी एनसीईआरटी में, ये आपको चीज नहीं मिलेगी। मतलब आपको आंसर तो आपको मिलेगा कहाँ पर, आपको आंसर मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन आपको जो है सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए ये कहलाता है एक आपका डिफिकल्ट सवाल, ठीक है। जो हर किसी से नहीं बनेगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में जानकारी होगी, उनसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल रूट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे आप निर्धारित होगा, द कम्युनिकेटर्स अट्रैक्टिवनेस, द ऑडियंस मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, द इमोशनल अपील ऑफ द मैसेज, डी मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ऑडियंस की जो कैपेसिटी होगी, ऑडियंस का जो मोटिवेशन होगा, जो अधिगम होगा, नॉट अधिगम, जो भी प्रेरणा होगी, जो एबिलिटी होगी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि वो आपका जो है सेंट्रल या पेरिफेरल रूट परसुएशन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है।
विस्तार संभावना मॉडल ईएलएम में कौन सा कारक यह निर्धारित करता है कि अनुनय के लिए केंद्रीय या परिधीय मार्ग का उपयोग किया जाता है या नहीं। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आपको कारक है, वो कारक है आपका दर्शकों की प्रेरणा, कितना ऑडियंस जो सुनने को तैयार है, और जानकारी संसाधित करने की क्षमता। ठीक है, मतलब आप सेंट्रल रूट लेंगे या आप पेरिफेरल रूट लेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये कहाँ पे कवर है, ये कवर है हमारे यूजीसी नेट के फुल कोर्स के अंदर। अगर आपने कभी किया होता तो आपको यहाँ पर ये बड़ी आसानी से बन जाता, सेंट्रल रूट एंड पेरिफेरल रूट की वहां पर बात की गई थी। ठीक है, ऑल राइट, ओके। चलिए यहाँ देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सवाल हमसे नहीं बना या हमसे बन गया। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो आपने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर गलती किस बात से, कि आपने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा। ये है आपका 5 नंबर का सवाल। अभी तक हम 70 से 79 तक आ चुके हैं, लगभग 8-9 सवाल आ चुके हैं हमारे पास सामने, और उसमें से हम देख रहे हैं 5 सवाल कहाँ से हैं। 5 सवाल आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में आपका जो है पॉजिटिव सिम्टम क्या होता है, एपैथी एंड इमोशनल फ्लैटनेस, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, सोशल विड्रॉल एंड एनेहेडोनिया। ठीक है, और यहाँ पे डी मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सकारात्मक यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक सिम्टम्स क्या है आपके, भ्रम और मति भ्रम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, भ्रम और मति भ्रम। निम्नलिखित में से कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है, उदासीनता ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। अगर आपने सही मार्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे +1 मिलता है, और अगर आपने गलत मार्क किया है तो आप यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, आपको जो है क्यों मतलब कोर्स वगैरह के पीछे पड़े हैं आप सिंपली अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, ये आपको समझ में आ चुका है पहले से ही, और फिर से यहाँ पे नहीं आया तो समझ जाइए। एनसीईआरटी को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपका केवल बीपीएससी पीजीटी में आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया। ठीक है, अच्छे से जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको नई नई चीजें वहां से मालूम पड़ेंगी। चलिए तो यहाँ नजर घुमाइए, ये क्या है आपकी चैप्टर 4 आपकी 12वीं कक्षा का एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेस और बिजार एडिशंस टू अ पर्सन्स बिहेवियर, delusions, disorganized thinking and speech, heightened perception and hallucinations and inappropriate affect are the ones most often found in schizophrenia। ये कौन से सिम्टम्स की बात हो रही है, यहाँ पे आपके सकारात्मक अनुभवों या सकारात्मक यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं आपके, उनकी बात की जा रही है। और ये रहा आपका सवाल, भ्रम और मति भ्रम। सही आंसर यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है। कहाँ से उठाया हमने, क्या कोई जादू ही हमने किया, नहीं। हमने कहाँ से पढ़ा, हमने चुपचाप अच्छे से पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी को। ठीक है, ओके। अगला अगला देखिए, ये अगेन ऑलपोर्ट के सिद्धांत, अब इसको दिखाएंगे नहीं, आप समझ जाइए, आपकी 11वीं कक्षा की जो किताब है, ठीक है, या जो जहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में दिया हुआ है, ऑलपोर्ट के सिद्धांत ने मुख्य लक्षण की अवधारणा पेश की है, जो है ABCD। ठीक है, क्या होनी चाहिए ऑलपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर देखिए, अल्पोर्ट्स थ्योरी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल ट्रेट्स विच आर, क्या क्या दिए हुए थे वहां पर, कार्डिनल दिया हुआ है, सेंट्रल दिया हुआ है, बोला था अच्छे से पढ़ना है वो सारी चीजों को। ठीक है, एंड इसके साथ आपको सेकेंडरी दिए हुए हैं। ठीक है, वो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए इसको आंसर दिया है, ट्रेड्स दैट डोमिनेट एंड डिफाइन अ पर्सन्स एंटायर लाइफ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्डिनल ट्रेट। अरे अरे ऐसे जाइए मत, देख लीजिए, देखिए देखिए देखिए, अरे ई रहा उत्तर। कार्डिनल ट्रेट्स आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व। महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है, हिटलर का उदाहरण दिया है, आर एग्जांपल्स ऑफ कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है, अल्पोर्ट बेस्ड ऑन दिस कैटेगराइज ट्रेट्स, कार्डिनल की बात की है, सेंट्रल की बात की है, और सेकेंडरी की बात की है। क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीज जो क्या करती है, जीवन भर उनको उनके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब ये है आप, आपके इर्द गिर्द जो जीवन भर घूमेगा वो क्या है, वो है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, और ये चैनल भी वैसे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये कार्डिनल ट्रेट। और यहाँ देखिए, ट्रेट्स दैट डोमिनेट एंड डिफाइन अ पर्सन्स एंटायर लाइफ, यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। यहाँ देखिए, बी में द मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल ट्रेट शेयर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स, नहीं नहीं। ट्रेट दैट आर एविडेंट ओनली इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको ट्रेट है जो क्या कर रहे हैं, आपको जीवन भर आपको यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो भूल गए कितने सवाल, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 5 6 7 तो हो गए ना, आपको यहाँ दिखा दिए। ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो यहाँ देखिए अगला सवाल था, ये आपका रिसर्च से पूछा गया है। कोरिलेशन आपको अगर मालूम हो, नॉट कोरिलेशन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अगर आपने
डेवलपमेंट की हमारी एक वीडियो है, फ्री में पड़ी हुई है, अगर उसको देखा होता तो मे बी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको देख लेते तो शायद बन जाता, लेकिन यहाँ पे वो बताया हुआ था आपको क्रॉस सेक्शनल और इसके बीच में क्या फर्क होगा। ठीक है, इनके बीच क्या मध्य अंतर होता है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये वाला चिंता की जरूर आवश्यकता नहीं है, ये वाला आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था। ठीक है, ओके, इसका शायद आंसर उन्होंने ई दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट की बात नहीं करेंगे, इजी की बात करेंगे जो आपके लिए मोस्ट डुएबल थे। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग, हर किसी ने इसको सही किया होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट फोकसेस ऑन passive associations between stimuli, reflexive response to stimuli, voluntary behaviors and consequences। साफ साफ आपको डेफिनेशन पूछ ली गई है, ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, चूहा बिल्ली जो भी काम कर रहे हैं, वॉलंटरी बिहेवियर शो कर रहे हैं और उसके परिणाम। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करती है? रिफ्लेक्सिव नहीं करती, पासिव भी यहाँ पर नहीं करती है। ठीक है, क्या करती है? वॉलंटरी बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज पे ये ध्यान देती है। सोर्स क्या है आपका? अगेन ये आपका एनसीईआरटी से था। कितने हो गए? 7 8 9 हो गए लगभग, ऐसे कुछ तो भी नंबर होगा। ठीक है, 7 या 8 आपके एनसीईआरटी से खटाखट आपको बन रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगेन जो सवाल है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एक प्रकार की सीख है जो केंद्रित है किसके ऊपर? केंद्रित है आपकी स्वैच्छिक व्यवहारों और परिणामों पर। ठीक है, किस पे केंद्रित है? आपके स्वैच्छिक व्यवहारों पर, वॉलंटरी बिहेवियर्स के ऊपर और आपके परिणामों के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट, ओके। यहाँ पे देखिए एक और 7 8 हो गए थे, वहां पर 9 10 11 12 13 12 13 तक पहुंच गए हैं आप इतने में। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ये देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोजर टू योर ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर फार्दर अवे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच मोनोक्यूलर क्यूब। अब क्या पूछा है आपको? मोनोक्यूलर क्यूब पूछा हुआ है। 1 2 3 तीनों आपको दिए हुए हैं, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होगा नीचे इसको आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपको लगता है इसका आंसर होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखिए आपने इसी वीडियो में 8 से 9 सवाल देख लिए हैं, अभी आप 90 तक भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, 90 तक भी नहीं, 8 9 नहीं 12 13 पहुंच लिए हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आंकड़ा अगर आपको दिखाएं 87 88 89 है ना। 88 तक लगभग आपने कितने सवाल देख लिए हैं? 11 12 सवाल आपने देख लिए हैं। कहाँ से आए हैं? आपके एनसीईआरटी से आए हैं। 2 3 सवालों के तो आपको दिखा भी दिया, इसी प्रकार से आप भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो से नो टू कोर्सेज, कोई भी आपको देखिए बीपीएससी पीजीडी के लिए कोई भी कुछ कोर्स वगैरह बेच रहा है, तुरंत उसको बोलिए भैया नमस्ते, ठीक है, दीदी नमस्ते। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे केवल एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर कोई हमारे जैसा एनसीईआरटी अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारा फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपका स्वागत है। नहीं भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ पे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, फोकस से करिए। ठीक है, और जिन भी लोगों ने अभी तक जो आंसर्स बताए हैं उनके सभी आंसर्स अगर सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, एनसीईआरटी का उन्होंने जो है भरपूर लाभ उठाया है। ठीक है, ऑल राइट। तो कट ऑफ वगैरह के बारे में हमने बात कर ली, पेपर का थोड़ा सा हमने डिस्कशन भी कर लिया, और समय के साथ साथ धीरे धीरे चीजें और हम खोलते जाएंगे और बताते जाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बात करेंगे हम एनालिसिस पार्ट 2 के अंदर और कुछ ही प्रश्नों के बारे में और किसी विषय के बारे में। ठीक है, और धन्यवाद। एनसीईआरटी पढ़ने में कोनो दिक्कत बा का?